नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। बच्चों, हम बीएससी फाइनल ईयर में फिज़िकल केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक में आपने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा। कोई भी मॉलिक्यूल उसी कंडीशन में रोटेशनल स्पेक्ट्रा देता है जब वो निम्न कंडीशन फुलफ़िल करता है। तो वो कंडीशंस क्या थी कि पहला कि मॉलिक्यूल वेपर फेज़ में होना ज़रूरी है। अगर वह मॉलिक्यूल सॉलिड या लिक्विड फेज़ में है तो वह रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देगा। इसका कारण क्योंकि उनके एटम्स के बीच में पाए जाने वाला स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण मॉलिक्यूल में रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। और दूसरी कंडीशन थी कि मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मोमेंट होना ज़रूरी है। अगर डायपोल मोमेंट नहीं है तो भी मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं दे पाता। आपने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा और या कहें रिजिड रोटेटर पढ़ा तथा नॉन रिजिड रोटेटर पढ़ा। आपने देखा रिजिड रोटेटर में दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के बीच दूरी 2b सेंटीमीटर इन्वर्स होती है, जो जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे दूरी का मान बढ़ता जाता है। इसके विपरीत नॉन रिजिड रोटेटर में जैसे जैसे एनर्जी लेवल की संख्या बढ़ती है, जे का मान बढ़ता है, वैसे वैसे इनके बीच में डिस्टेंस कम होती जाती है। कारण क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता है, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, तो फलस्वरूप एनर्जी लेवल पास आते जाते हैं। अब हम इसी श्रृंखला में नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक पूरे IR रीजन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, नियर IR रीजन, IR रीजन और फायर IR रीजन। 0.8 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक का क्षेत्र IR रीजन कहलाता है, जिसमें 0.8 से 2.5 माइक्रोन के बीच का क्षेत्र नियर IR कहलाता है, क्योंकि ये विजिबल रीजन के पास होता है। 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन के बीच का क्षेत्र IR रीजन कहलाता है तथा 15 से 200 माइक्रोन तक का क्षेत्र फार IR रीजन कहलाता है, जो कि माइक्रोवेव रीजन के पास होता है। हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन तक के बीच का क्षेत्र स्टडी करते हैं, या कहें 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन तक के का क्षेत्र IR स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन कहलाता है। बच्चों, आप पढ़ चुके हो कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कभी भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते हैं। कारण क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट रोटेशनल एनर्जी की तुलना में ज़्यादा होती है। इसलिए अगर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होता है तो उसके साथ साथ रोटेशन भी होगा, तो फलस्वरूप हमें प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलने की बजाय वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है। आप पढ़ चुके हैं कि इसमें सोर्स के लिए यदि आपको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त करनी है तो इसमें हम रेडिएशन सोर्स लेते हैं, नंस्ट ब्लोअर, और जिस सैंपल सेल में सैंपल रखा जाता है वह सैंपल सेल एल्केलाई मेटल हैलाइड्स की बनी हुई होती है। सैंपल बनाने के लिए जो सॉल्यूशन प्रयुक्त किया जाता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन। वाटर कभी भी इसमें सॉल्वेंट के रूप में काम नहीं लेते हैं। और कारण क्या था? क्योंकि वाटर IR रीजन में एब्जॉर्प्शन पीक शो करता है। यदि आपने वाटर सॉल्वेंट के रूप में काम में लिया तो उसकी पीक भी IR स्पेक्ट्रा में शो होगी, तो हमें कंपाउंड के डिटेक्शन में प्रॉब्लम आती है। अब इसके बाद इसमें 2 रीजन होते हैं, एक होता है आपका फिंगरप्रिंट रीजन और दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन। एक IR स्पेक्ट्रा में 4000 से 600 सेंटीमीटर इन्वर्स का क्षेत्र फंक्शनल ग्रुप रीजन कहलाता है, जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूहों की पीक शो होती हैं। इसके विपरीत IR स्पेक्ट्रम के 1400 से 600 सेंटीमीटर इन्वर्स का क्षेत्र फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। इस क्षेत्र में कंप्लीट मॉलिक्यूल में होने वाले
जटिल कंपनों के कारण काफ़ी अधिक संख्या में एब्जॉर्प्शन बैंड शो होते हैं। किन्हीं भी दो यौगिकों के आईआर स्पेक्ट्रम में फिंगरप्रिंट रीजन सेम नहीं होता, या कहें आईआर स्पेक्ट्रम में इस क्षेत्र के एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है, इसलिए इस रीजन को फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। यदि जिस प्रकार किन्हीं दो मनुष्यों के फिंगरप्रिंट समान नहीं होते, उसी प्रकार किन्हीं भी दो यौगिकों के फिंगरप्रिंट रीजन की एब्जॉर्प्शन बैंड बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। इसी प्रकार किन्हीं दो यौगिकों के फिंगरप्रिंट क्षेत्र के एब्जॉर्प्शन बैंड हमें समान प्राप्त नहीं होंगे। तो इसलिए 600 से 1400 सेंटीमीटर इन्वर्स का क्षेत्र आपका फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। उसके बाद हम आगे आईआर स्पेक्ट्रा की कंडीशंस देखें तो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और उनसे टकराने वाले मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी उनसे टकराने वाले रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, अर्थात वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेडिएशन फ्रीक्वेंसी। दूसरी कंडीशन है कि वाइब्रेशन के दौरान मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट में चेंज आना चाहिए, और यह तभी संभव है जब मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मोमेंट हो। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो होमो एटमिक स्पेशीज़ हैं वो कभी भी आईआर स्पेक्ट्रा शो नहीं करेंगी। ये स्पेशीज़ आईआर इनएक्टिव कहलाती हैं। तो ये तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद अब हम देखें यूजेस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का कहाँ कहाँ यूज़ आता है। तो सबसे पहले है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए बॉन्ड। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के द्वारा हम उस बॉन्ड के फोर्स कांस्टेंट का पता लगा सकते हैं। बॉन्ड के फोर्स कांस्टेंट उसकी बंध सामर्थ्य के समानुपाती होते हैं, अर्थात जितना अधिक बल स्थिरांक होगा बंध सामर्थ्य उतनी ही ज़्यादा होती है। और इसे हम एक फॉर्मूले से शो करते हैं। वह फॉर्मूला है म्यू बार इज इक्वल टू 1/2πc रूट के अपॉन म्यू। यहाँ c लाइट वेलोसिटी को बताता है, k फोर्स कांस्टेंट को बता रहा है, म्यू रिड्यूस्ड मास को। उसके बाद इसका दूसरा एप्लीकेशन पार्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी कंपाउंड की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ज्ञात करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट प्रकार के बॉन्ड होते हैं, फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं, और प्रत्येक बॉन्ड से रिलेटेड एक विशिष्ट स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। तो इनके एब्जॉर्प्शन से इनकी एब्जॉर्प्शन बैंड की फ्रीक्वेंसी से उस यौगिक में विद्यमान प्रमुख बॉन्ड और ग्रुप की पहचान होती है। इसी तरह नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। इसके द्वारा किस कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ कंपाउंड। प्रत्येक कंपाउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक आईआर स्पेक्ट्रा होता है। यदि किसी पदार्थ के साथ उसकी कुछ इम्प्योरिटी भी एसोसिएट हो जाती है, कुछ इम्प्योरिटी उसमें आ जाती है, तो आईआर स्पेक्ट्रम में उस इम्प्योरिटी से रिलेटेड भी एब्जॉर्प्शन बैंड की पीक शो होगी। उस पीक का आना यह बताता है कि उस प्योर कंपाउंड में कोई ना कोई इम्प्योरिटी है। इस प्रकार हम कंपाउंड की प्योरिटी की जांच कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्टडी ऑफ काइनेटिक रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के संपन्न होने में कुछ बॉन्ड टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड बनते हैं तथा कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनते हैं। अतः रिएक्शन के दौरान यदि हम थोड़े समय पर रिएक्शन मिक्सचर का आईआर स्पेक्ट्रा लें तो हमें रिएक्शन की काइनेटिक्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल। आईआर स्पेक्ट्रा की सहायता से हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप बता सकते हैं। जैसे
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो फॉर्मूले में कार्बन डाइऑक्साइड के बिल्कुल समान है, लेकिन शेप में यह कार्बन डाइऑक्साइड जैसा लीनियर नहीं है बल्कि एंगुलर शेप रखता है। एक ट्राइएटमिक एंगुलर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी 3n-6 के अनुरूप होनी चाहिए और उसके IR स्पेक्ट्रा में 3 एब्जॉर्प्शन बैंड शो होने चाहिए। तो NO2 के IR स्पेक्ट्रा में हमें वह एब्जॉर्प्शन बैंड 128 सेंटीमीटर इनवर्स, 750 सेंटीमीटर इनवर्स, 1323 सेंटीमीटर इनवर्स तथा 1600 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिलते हैं, जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के अनुरूप है। फिर नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन पार्ट है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति को बताना। किसी भी कंपाउंड में यदि हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं, इसका पता भी IR स्पेक्ट्रा से मालूम हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण एब्जॉर्प्शन बैंड हमेशा हमें शार्प की बजाय चौड़ा प्राप्त होता है तथा उसका वेव नंबर भी कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एथेनॉल के IR स्पेक्ट्रा में इंटरमॉलिक्यूलर के अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अभाव होता है अगर इसका हम कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन में विलयन बनाते हैं। तो मोस्टली मॉलिक्यूल मोनोमर के रूप में होता है और फ्रीली OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के कारण 3650 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक एब्जॉर्प्शन पीक शो करता है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम एथेनॉल का कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्यूशन बनाने की बजाय लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन बनाएं, तो एथेनॉल मॉलिक्यूल के में अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसकी पॉलीमरिक स्ट्रक्चर शो होती है तथा OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमें 3333 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है। इसी तरह नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन पार्ट देखें तो इसके द्वारा डायपोल मोमेंट को भी हम मेज़र कर सकते हैं और यह सिस और ट्रांस आइसोमर में भी डिफरेंस बताता है। इसके अलावा बॉन्ड लेंथ मेजरमेंट और फ्री रेडिकल आइडेंटिफिकेशन में भी IR स्पेक्ट्रा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्या होते हैं नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन? मॉलिक्यूल की वह वाइब्रेशनल अवस्था जिसमें वह अपने साम्यावस्था के इर्द गिर्द SHM सरल आवर्त गति करता है तथा एक ही आवृत्ति से सेम फेज में गति करता रहता है, उस अवस्था को नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। अर्थात नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए ज़रूरी शर्त है साम्यावस्था के इर्द गिर्द सरल आवर्त गति का होना और दूसरा उसका समान कला में उपस्थित होना। चूँकि वाइब्रेशन में मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, तो मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशन मोमेंट नहीं होता। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए आप डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल मोड से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ चुके हो, 3n-5। नॉन लीनियर के लिए होता है 3n-6। उसके बाद अब हम इसमें नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन देखें तो पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल में कई प्रकार के वाइब्रेशन पॉसिबल हैं। जैसे पहला, इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के दौरान मॉलिक्यूल के बॉन्ड लेंथ में चेंज ऑब्जर्व होता है, जबकि बेंडिंग वाइब्रेशन के दौरान मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल में परिवर्तन होता है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है, सिमेट्रिकल वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में दोनों बॉन्ड डिस्टेंस या कहें बॉन्ड लेंथ एक साथ बढ़ती और घटती हैं, जबकि एसिमेट्रिक में एक बॉन्ड ऊपर की तरफ गति करता है तो दूसरा नीचे की तरफ, या कहें एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है।
आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं सिमेट्रिक वाइब्रेशन में को आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि आपने 3 बॉल ली हैं, उनको तीनों को एक स्प्रिंग से अटैच किया है। सॉरी, 3 में से एक सेंट्रल बॉल से 2 बॉल को स्प्रिंग द्वारा अटैच किया है। तो अगर आप दोनों को एक साथ खींचेंगे या एक साथ प्रेस करेंगे तो उसे कहेंगे हम सिमेट्रिक वाइब्रेशन। और यदि एक को प्रेस कर रहे हैं और एक को स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसको कहते हैं एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। उसके बाद बेंडिंग वाइब्रेशन में बॉन्ड लेंथ समान रहती है, लेकिन बॉन्ड का किसी एटम के सापेक्ष बॉन्ड एंगल चेंज होता रहता है, या कहें पूरे ग्रुप की इस प्रकार से मूवमेंट होती है कि उस ग्रुप के एटम्स की आपस में सापेक्ष स्थिति तो बिल्कुल वही रहती है, लेकिन उस समूह की स्थिति शेष अणु के सापेक्ष चेंज हो जाती है। बेंडिंग वाइब्रेशन को भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है, इन द प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। प्लेन में होने वाली गति और प्लेन के बाहर होने वाली गति। प्लेन में होने वाली गति को भी 2 भागों में बांटा है, पहला है सीजर लाइक मोशन और दूसरा है रॉकिंग मोशन। सीजरिंग वाइब्रेशन को आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं जैसे कैंची चलती है। कैंची जब हम चलाते हैं तो एक बार वो अंदर और एक बार बाहर की तरफ गति करती लेकिन प्लेन में है, तो उसको कहते हैं सीजरिंग वाइब्रेशन। और जबकि रॉकिंग वाइब्रेशन में एक एटम ऊपर की तरफ गति करेगा तो दूसरा नीचे की तरफ। तो रॉकिंग वाइब्रेशन में दोनों एटम एक साथ या तो लेफ़्ट साइड जाएंगे या फिर राइट साइड, इसको कहते हैं रॉकिंग वाइब्रेशन। अब बात आती है आउट ऑफ प्लेन में भी 2 तरह के वाइब्रेशन होते हैं, एक होता है ट्विस्टिंग वाइब्रेशन और एक होता है वैगिंग वाइब्रेशन। इसमें ट्विस्टिंग वाइब्रेशन में चूँकि हम पढ़ रहे हैं आउट ऑफ प्लेन, तो एटम का जो वाइब्रेशन मोशन होगा उसमें एक बॉन्ड ऊपर की तरफ गति करता है और दूसरा नीचे की तरफ, जबकि वैगिंग में दोनों एटम एक साथ ऊपर की ओर जाएंगे और एक साथ नीचे की ओर जाते हैं। इस प्रकार वैगिंग मोशन होता है। इसे आप डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ सकते हो। फिर उसके बाद एक डिफरेंट टाइप का वाइब्रेशन और है, उसे कहते हैं हम ब्रीथिंग वाइब्रेशन। ब्रीथिंग वाइब्रेशन में मोस्टली साइक्लिक कंपाउंड में पाया जाता है। ब्रीथिंग इसके नाम इसलिए दिया है जैसे हमारे फेफड़े सांस लेने के दौरान फैलते और सिकुड़ते हैं तो उस क्रिया को हम कहते हैं श्वसन। उसी प्रकार साइक्लिक मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन भी इस तरह से होता है कि एक बार फैलता है और एक बार सिकुड़ता है, इसलिए इसे नाम दिया गया है ब्रीथिंग वाइब्रेशन। यहाँ बॉन्ड और एटम की तुलना हम स्प्रिंग तथा गोलियों से करते हैं। जिस प्रकार एक स्प्रिंग को दबाने या खींचने में अधिक शक्ति लगानी पड़ती है जबकि मोड़ने के लिए अधिक शक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक उसी प्रकार मॉलिक्यूल में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए अधिक एनर्जी खर्च होती है, जबकि बेंडिंग वाइब्रेशन में थोड़ी एनर्जी कराने पर ही वह संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमने नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन पढ़ा, जिसमें आपने स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।